क्या आपने कभी सोचा कि आज भारत जहां खड़ा है उसकी असली नींव किसने रखी थी? हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साइंटिफिक और सरकारी मॉडल ने, या आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल और बिजनेस मॉडल ने? आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी पसंद के हिसाब से बातें करता है, लेकिन आज हम राजनीति और बहसों से ऊपर उठकर इस सवाल का सच जानने की कोशिश करेंगे। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall be. नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के साल 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो देश की हालत बहुत खराब थी। भूखमरी, गरीबी और अनपढ़ता चरम पर थी। उस मुश्किल वक्त में जवाहरलाल नेहरू ने देश की कमान संभाली और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों के मिले जुले मॉडल को चुना। नेहरू का मानना था कि भारत को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए बड़े बड़े बांध, फैक्ट्रियां और शानदार कॉलेज चाहिए। उन्होंने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा। नेहरू के दौर में कई बड़े काम हुए। साल 1951 में देश का पहला IIT खड़गपुर में खुला, जिसके बाद मुंबई, मद्रास, कानपुर और दिल्ली में भी IIT बने। इसी सोच ने भारत को आज दुनिया का सबसे बड़ा IT हब बनाया है। गरीबों को इलाज और डॉक्टरों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए साल 1956 में दिल्ली में एम्स की नींव रखी गई। भिलाई और राउरकेला जैसे स्टील प्लांट लगाए गए ताकि भारत को स्टील के लिए किसी दूसरे देश के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इससे लाखों लोगों को पक्की सरकारी नौकरी मिली। भागला, नागल और हीराकुंड जैसे बांध बने, जिससे खेती के लिए पानी और बिजली मिलना शुरू हुआ। इस बुनियादी ढांचे की वजह से भारत की आर्थिक रफ्तार, जो अंग्रेजों के समय केवल 0.75% थी, वह आज़ादी के बाद बढ़कर 3.5% सालाना तक पहुंच गई। दोस्तों, अब बात करते हैं साल 2014 के बाद की। पीएम नरेंद्र मोदी अच्छे दिन हर साल 2 करोड़ नौकरियां, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे बड़े सपनों के साथ सत्ता में आए। लेकिन अगर हम 10 साल बाद के असली आंकड़ों को देखें तो वादों और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। चलिए सबसे पहले मेक इन इंडिया को देखते हैं। दोस्तों, सरकार का लक्ष्य था कि देश के मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेक्टर की तरक्की दर को 12 से 14% तक ले जाया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि यह दर सिर्फ 4 से 7% के बीच ही घूमती रही। दूसरा लक्ष्य था कि भारत की GDP में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ाकर 25% किया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि यह पिछले कई सालों से 14 से 17% पर ही अटका हुआ है। हालत यह हो गई कि अब बजट 2025-26 में इस 25% के लक्ष्य की सीमा को बढ़ाकर साल 2035 तक कर दिया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया में कुछ शहरों में बड़ी कंपनियां तो बनी, लेकिन युवाओं को पक्की नौकरियां नहीं मिली। इसकी जगह गिग इकोनॉमी जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला जैसे टेम्परेरी काम बहुत बढ़ गए, जहां न तो कोई सामाजिक सुरक्षा होती है और न ही कोई भविष्य की गारंटी। एट द सेम टाइम 75% गिग वर्कर्स हमारे देश में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। ऑन एवरेज सिर्फ 18,000 रुपए महीने के ये कमाते हैं, इतना काम कर। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन आज यही युवा बेरोजगारी से सबसे ज़्यादा परेशान है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी मार्च 2026 के बीच 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर बढ़कर 15% तक पहुंच गई है। इसमें शहरों में रहने वाले युवाओं की हालत और ख़राब है, जहां बेरोजगारी दर 13.6% है। सबसे दुखद बात यह है कि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे युवा हैं, उनके पास काम की उतनी ही ज़्यादा कमी है। चपरासी की एक नौकरी के लिए भी बीटेक और एमटेक पास युवा लाइन में लगे हैं। ऊपर से रही सही कसर पेपर लीक और परीक्षा घोटालों ने पूरी कर दी। हर साल लाखों छात्र सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा के कुछ घंटे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। 2023 का व्यापम घोटाला हो, 2015 का ब्लूटूथ चीटिंग कांड हो, या फिर 2024 ही और हाल ही में मई 2026 में हुआ नीट पेपर लीक कांड हो। इसी दर्द और गुस्से की वजह से आज देश का युवा सड़कों और सोशल मीडिया पर आंदोलन करने को मजबूर है। अब बात करते हैं आम आदमी की जेब की। हर आम आदमी महंगाई से परेशान है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल डीजल की कीमतें। साल 2014 में पेट्रोल पर सरकारी टैक्स सिर्फ 9.48 रुपये प्रति लीटर था, जो 2020 में बढ़कर 32.98 रुपये प्रति लीटर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया था।
इसी तरह डीजल पर टैक्स 3.56 रुपये से बढ़ाकर 31.83 रुपये तक कर दिया गया। आज भी पेट्रोल देश के कई हिस्सों में 100 रुपये के पार बिक रहा है। चूँकि तेल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसलिए अलग अलग राज्यों पर अपनी मर्जी से वैट लगाते हैं। जैसे मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये तो दिल्ली में 96 है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो सब्जियां, फल और हर जरूरी सामान भी ढुलाई महंगी हो जाती है, जिसका सीधा बोझ आम नागरिक की जेब पर पड़ता है। वर्ल्ड इक्वालिटी लैब की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जिसका नाम है द राइज ऑफ द बिलियन राज। इस रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में अमीर और गरीब के बीच का अंतर अंग्रेजों के शासन से भी बदतर हो चुका है। दोस्तों, इस आंकड़ों को ध्यान से सुनिए। हमारे देश की सिर्फ 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से ज़्यादा हिस्सा है। इसके विपरीत देश की आधी यानी 50% गरीबी आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का सिर्फ 2% हिस्सा बचा है। यानी देश तरक्की तो कर रहा है, लेकिन उस तरक्की का बहुत बड़ा हिस्सा केवल कुछ बड़े बिजनेसमैन और अमीरों की जेबों में जा रहा है, जबकि आम इंसान आज भी बुनियादी चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ पर नेहरू और मोदी के मॉडल में सबसे बड़ा अंतर आता है। नेहरू चाहते थे कि सरकारी कंपनियां मजबूत हो ताकि देश में सरकारी नौकरी मिले और अमीर और गरीब की खाई न बढ़े। लेकिन मोदी सरकार का मानना है कि सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है, इसलिए उन्होंने आक्रामक तरीके से सरकारी कंपनियों को बेचने यानी प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की नीति अपनाई। हालांकि सरकार इस मोर्चे पर भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने में नाकाम रही। साल 2021-22 में सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए की सरकारी संपत्तियां बेचने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह केवल 15,440 करोड़ रुपए ही जुटा पाई। साल 2024-25 में 50,000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले केवल 10,163 करोड़ रुपए ही जुटा सकी। एयर इंडिया जैसी कुछ गिनी चुनी कंपनियों को छोड़कर ज़्यादातर मामलों में सरकार ने सिर्फ एक सरकारी कंपनी को दूसरी सरकारी कंपनी को बेचकर कागजी लक्ष्य पूरे किए हैं। जानकारों का कहना है कि अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन से बाजारों में कुछ बड़े घरानों का एकाधिकार बन चुका है, जिससे आगे चलकर ग्राहकों और कर्मचारियों दोनों का नुकसान हो सकता है। किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। नई शिक्षा नीति 2020 में वादा किए गए थे जीडीपी का 6% हिस्सा पढ़ाई पर खर्च होगा, लेकिन बजट 2025-26 के अनुसार हम जीडीपी पर सिर्फ 2.7% ही शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, जो ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से आधा है। स्वास्थ्य की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य था कि 2025 तक स्वास्थ्य बजट को जीडीपी का 2.5% किया जाएगा, लेकिन आज भी हम सिर्फ 1.8% पर टिके हुए हैं। कोरोना महामारी के बाद केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अपनी हिस्सेदारी को और कम कर दिया है, जिससे राज्यों पर बोझ बढ़ा है। इसका नतीजा यह हुआ कि आज भी देश की 30% मध्यवर्गीय आबादी के पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है और एक बड़ी बीमारी किसी भी हंसते खेलते परिवार को सीधे गरीबी रेखा के नीचे धकेल देती है। आखिर में बात करते हैं देश के लोकतंत्र और संस्थानों की। नेहरू के समय में वो संसद और विपक्ष का सम्मान करते थे, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कहना है कि भारत में लोकतांत्रिक आज़ादी कम हो रही है। वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में भारत को चुनावी तानाशाही की श्रेणी में रखा गया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरकर 180 देशों में 157वें स्थान पर आ गई है, जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका से भी खराब है। चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों, सच क्या है? नेहरू ने भारत को एक ऐसी मजबूत बुनियादी सोच दी जिससे देश को बिखरने से बचाया। वहीं मोदी सरकार ने देश में डिजिटल क्रांति और शानदार हाईवे तो बनाए, लेकिन रोजगार, महंगाई, पेपर लीक और अमीर गरीब की ये बढ़ती खाई आज देश के सबसे बड़ा संकट बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार नेहरू के बनाए इस देश को और आगे ले जा पाएगी या कहीं ना कहीं हम पीछे छूट रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। शुक्रिया।